स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी किया था। जब भी हम किसी करंट, किसी कॉइल में से या किसी स्ट्रेट कंडक्टर या किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्या इसका रिवर्स फिनोमिना भी जो है हम ले सकते हैं? ऐसा फैराडे और माइकल फैराडे और जो हेनरी जोसेफ या जोसेफ हेनरी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जब हम, मीनिंग क्या है, किसी भी कॉइल के अंदर हम जो है करंट इंड्यूस कर सकते हैं अगर उसके अंदर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे। तो ये फिनोमिना जो है सबसे पहले किसने दिया था? फैराडे ने। और उसके जो साथ में दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी जोसेफ या जोसेफ हेनरी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके करंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, या ईएमएफ जो है वो इंड्यूस की जा सकती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। द फिनोमिना ऑफ producing current, electric current in a coil by changing magnetic flux through it is known as electromagnetic induction। तो ये हमारा फिनोमिना हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो फैराडे और हेनरी, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कुछ कंक्लूजन जो है उन्होंने फाइंड आउट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या थे? ये एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, फैराडे एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे, और दूसरे साइंटिस्ट थे इनके साथ हेनरी। फैराडे और हेनरी जो है दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया है। फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट हमारे पास है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है, फैराडे ने क्या लिया, एक कॉइल ली, सर्कुलर कॉइल, और इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया, गैल्वेनोमीटर, और एक बार मैग्नेट लिया, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है उसने कॉइल की तरफ मूव करवाया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, उसने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव करवाया, जिस कॉइल के साथ ही गैल्वेनोमीटर अटैच था। और उसके बाद कुछ ऑब्जर्व किया। उसने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर जो था, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है एक साइड में। तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मीनिंग कॉइल के अंदर कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हुआ है। और फिर उसने क्या किया, इस मैग्नेट को अवे मूव करवाया। जब उसने अवे मूव करवाया तो उसने ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। डिफ्लेक्शन रिवर्स होने का मीनिंग है कॉइल के अंदर से करंट की डायरेक्शन जो है अब वो रिवर्स हो जाती है। तो सबसे पहले क्या किया था, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी कॉइल की तरफ मूव करवाया जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच था, और डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की। उसके बाद उसने साउथ पोल को मूव करवाया, फिर डिफ्लेक्शन चेक की। फिर उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उसने 2 कॉइल्स ली, C1 और C2।
2 कॉइल्स उसने लिए C1 और C2 कॉइल जो है एक कॉइल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाया C1 के अक्रॉस, और C2 जो कॉइल उसने कंसीडर की उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की और एक की लगा दी बीच में C2 कॉइल। और अब इस कॉइल में से करंट बैटरी को ऑन करके, की को ऑन करके C2 कॉइल को जो है C1 कॉइल को स्टेशनरी रखा, C2 कॉइल को C1 कॉइल की तरफ मूव करवाया और फिर दोबारा चेक किया कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देता है। फिर C2 कॉइल को अवे मूव करवाया, अब चेक किया गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन थी वो रिवर्स हो जाती है। ऐसे ही उसने इस कॉइल को स्टेशनरी रखा C2 को, और C1 को एक बार इसकी तरफ मूव करवाया, एक बार अवे मूव करवाया। सेम यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। एक और एक्सपेरिमेंट उसने साथ में परफॉर्म किया। यहाँ से 2 मैग्नेट को मूव करवा के या कॉइल को मूव करवा के या करंट कैरिंग कॉइल को एक अनदर स्टेशनरी कॉइल की तरफ मूव करवा के, दोनों ही केसेस में जो है करंट इंड्यूस होता है। उसने ऐसा ऑब्जर्व किया फैराडे ने, और कंक्लूजन निकाला कि व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट। क्या कंक्लूजन था? कंक्लूजन निकाला व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन between a magnet and a coil, an induced EMF या करंट भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक EMF, जब भी मैग्नेट क्या मूव कराते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं, तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड EMF या करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। कब? जब तक क्या था, रिलेटिव मोशन था। मीनिंग दोनों में से एक का मोशन ज़रूरी था। बट उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उसने क्या कंसीडर किया, एक कॉइल 2 कॉइल ली उसने, एक कॉइल C1, इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगाया जी, और दूसरी कॉइल जो है उसने कंसीडर की, जो इस कॉइल के अक्रॉस उसने एक बैटरी लगाई और साथ में एक टेपिंग की लगाई। टेपिंग की, ये टेपिंग की है, टेपिंग की। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, कॉइल्स को मूव नहीं करवाया, सिर्फ टेपिंग की को प्रेस किया। तो जैसे ही वो टेपिंग की को प्रेस करता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन अगर की को लगाए रखता है तब कोई गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन शो करता है, सुई जो है वापस वहीं पे आ जाती है, इसकी नीडल जो है 0 पर आ जाती है। यानी कि जैसे ही वो की लगाता है, यानी कि स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, जितने टाइम में वो की को प्रेस करता है, गैल्वेनोमीटर जो है उतने टाइम के लिए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मीनिंग कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो गया है, करंट प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड करंट, या फिर हम ये कह सकते हैं EMF जो है कॉइल के क्रॉस जो है वो इंड्यूस हो गई है। तो मीनिंग क्या है, यहाँ से उसने अनदर कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम की को क्लोज करते हैं, एकदम से करंट जो है कॉइल में से जब इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो वेरी करेगा। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा। किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करवाते हैं तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। तो मीनिंग जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कॉइल के क्रॉस जो है वो चेंज होती है, और जैसे ही वो क्वांटिटी चेंज होती है तो एक करंट और EMF जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इस फिनोमिना को पढ़ने से पहले
एक टर्म आती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। हम सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? ई डॉट एस, इसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट भी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसको हम फाई से लिखते हैं और बी लगा देते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ई लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ये हमारे पास क्या आएगा? बी डॉट एस, एस एरिया हो गया किसी प्लेन का, तो बी डॉट एस लिख सकते हैं। मीनिंग क्या है? अगर हम कोई भी सरफेस एरिया लेते हैं, कोई भी प्लेन लेते हैं और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज करो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसका एरिया ए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर टू द प्लेन लेते हैं हम, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ए कैप, तो एरिया वेक्टर को हम राइट कर सकते हैं ए इंटू ए कैप, ये हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की, मान लो एस की जगह मैं ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ये जो डॉट प्रोडक्ट आती है इस डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। या यहाँ पर अगर अब देखो, यहाँ जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कितना लेते हैं 0, तो फाई की वैल्यू हमारे पास बी इंटू ए आ जाएगी, क्योंकि कोस 0 जो है वो 1 हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ जो एरिया एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा एन कैप इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ एन कैप लिखो चाहे इसको ए कैप लिखो, ये एंगल हमारा थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो बी का कंपोनेंट जो किसके आएगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लॉन्ग आएगा, बी कोस थीटा आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा दिस इज इक्वल टू बी कोस थीटा इंटू ए। या एरिया वेक्टर का कंपोनेंट हम किसके लॉन्ग ले सकते हैं? बी के लॉन्ग। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा या बी डॉट ए हो जाएगा। तो ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है एक तरह से फॉर्मूला हो गया है। तो सेम उसी मैनर में हम इसको लिखेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखा था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग थ्रू ए प्लेनर एरिया यूनिफॉर्मली नॉर्मली, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी एरिया में से नॉर्मली पास होती है उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट आएगी, यूनिट अगर देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो हम वेबर लेके चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो क्या होती है हमारी? वेबर। वेबर जो है इसकी यूनिट है, और वेबर को हम WB से लिखते हैं, वेबर को कैपिटल W स्मॉल b वेबर। और 1 वेबर जो होता है 1 वेबर, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर जो आएगा 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसकी क्या हो गई है? SI यूनिट हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किस तरह की क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो फॉर्मूला अगर देखें मैग्नेटिक फ्लक्स का हम, बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मीनिंग क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर दे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ द प्लेनर जो है, कॉइल जो है या लूप जो है उसका एरिया चेंज करते तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या ओरिएंटेशन यानी कि एंगल अगर चेंज करते तब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे 3 वे हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप, और बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी फैराडे ने फिर ऑब्जर्व किया है, फैराडे ने ला दिया है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, स्पेलिंग जो है ये ठीक कर लीजिए, फैराडे है ये, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो उसने जब ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी किसी कॉइल के पास, कोई भी कॉइल हमारे पास थी जिसके अंदर ग्लैनोमीटर लगा था, जब एक बार मैग्नेट को हम इसकी तरफ मूव करवाते हैं, देखो बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे, हमें पता है मैग्नेट के पास मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्राउडेड होती है, और जब भी कोई मैग्नेट को हम कोयल की तरफ मूव कराएंगे तो कोयल में से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है वो चेंज हो रही है, यानी कि एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहीं से फैराडे ने कंक्लूजन निकाला और फर्स्ट लॉ दिया फैराडे ने। तो फैराडे लॉ क्या था हमारे पास? तो फैराडे का लॉ था, फर्स्ट लॉ, whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF is induced in the circuit। सिंपल सा ला है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में से चेंज होगा तब तक ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस होगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट भी लिख सकते हैं हम इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग as the change in magnetic flux continues, यानी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूली क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, तब तक ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस होगी। और साथ ही साथ उसने एक और लॉ दिया, सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ भी था, ये तो उसने क्वालिटेटिव डेफिनेशन दिया कि उसने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी दिया कि ईएमएफ जो आएगा वो कितना इंड्यूस होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। मीनिंग क्या है? जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो डायरेक्टली पोजिशन आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ई यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए लिखा है, मीनिंग अगर हमारी फ्लक्स φ1 से φ2 चेंज हो रही है तो चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा? φ2 माइनस φ1। इनिशियल फ्लक्स φ1 है और टाइम हमारा t2 माइनस t1 है, या t2 माइनस t1 को हम राइट कर देते हैं टोटल टाइम इंटरवल जो जिसमें फ्लक्स चेंज हो रही है वो t है। तो ईएमएफ को हम राइट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई t। तो ये हमारा फैराडे का लॉ हो गया। बट डायरेक्शन जो थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, दैट वाज गिवन बाय
अनदर साइंटिस्ट नोन एज लेंज, हेनरिच फेंड्रिच लेंज जो था उसने ईएमएफ की डायरेक्शन दिया हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। हेनरी ने जो है एक साइन लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन, कंप्लीट करने के लिए इसके कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट और डी फाई अपॉन डी टी। हेनरी ने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया करंट की डायरेक्शन के लिए, और के की वैल्यू जो है यहाँ पे यूनिटी 1 लेनी है। तो ईएमएफ जो आया दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इंक्रीज कर दे, देखो नेगेटिव साइन जो है ये इसलिए लिया गया क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है अपोज करती है किसी भी सर्किट के अंदर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो नेगेटिव साइन किस लिए यूज किया गया है, is taken because induced EMF always opposes any change in magnetic flux. Linked with the circuit. किसने कहा ये, अकॉर्डिंग टू लेंज। लेंज ने लॉ दिया है, लेंज लॉ। तो देखो लेंज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, उसके अकॉर्डिंग, लेंज के अकॉर्डिंग जो है द डायरेक्शन ऑफ, लॉ पढ़ लेते हैं साथ में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट कह सकते हैं या ईएमएफ भी बोल सकते हैं हम, करंट इज सच दैट इट अपोजेस द change in magnetic flux responsible for its production। मीनिंग क्या, फैराडे ने ये जो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया, और लेंज ने उसकी पोलैरिटी के लिए एक्सपेरिमेंट किए और ये ऑब्जर्व किया कि जो डायरेक्शन आते हैं इंड्यूस्ड करंट की वो इस तरह से आते हैं कि ये अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। और उसने, लेंज ने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया है। तो मीनिंग देखो, अगर हम यहाँ पे कॉइल लेते हैं, सपोज करो ये कोई कॉइल है और एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ मूव करवाते हैं। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे हम, तो कॉइल में से फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज, जब इसको इसकी तरफ मूव करवाएंगे। जो फेस हमारा किसकी तरफ है, मैग्नेट की तरफ है, उस फेस की बात करते हैं हम, वहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो एक तरह से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस तरह से आएगी कि वो इस इंक्रीज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज। यानी कि यहाँ पे जो है करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इस तरफ जो है किस तरह की पोलैरिटी आ जाए, नॉर्थ पोलैरिटी। और अगर इधर भी नॉर्थ आएगी तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जाती है, तो ये इस चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज। यानी कि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगी, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि अगर मैग्नेट को हम इसकी तरफ मूव कराएंगे तो कोयल अपने अंदर से करंट इस तरह से इंड्यूस करेगी कि इधर कौन सी पोलैरिटी आ जाए, नॉर्थ पोलैरिटी, और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करे, रिपेल। तो अगर नॉर्थ पोलैरिटी यहाँ पर आएगी तो इसका मीनिंग करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉक रूल लगा सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हमारी कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है कॉइल में से मूव करेगा। या इसका अपोजिट भी लेते हैं अगर हम,
भी नॉर्थ पोल को हम अवे मूव करवाते हैं। अवे मूव करवाने का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अब जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये मान लो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी, जब इसको अवे मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर जा रहा है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है कॉइल में से, तो इधर साउथ पोलैरिटी ये गेन करेगा। अगर ये साउथ पोलैरिटी गेन करेगा तो क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ से क्लॉकवाइज होगी। तो मीनिंग क्या है, ये जो लेंज ने एक्सपेरिमेंट किया है कि जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। तो क्लॉक रूल लगा करके सिंपली क्लॉक रूल से हम जो करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और साथ में हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं, पोलैरिटी। नॉर्थ पोल को कोयल की तरफ मूव कराएंगे तो कोयल के उस फेस की तरफ, जो फेस किसकी तरफ है, मैग्नेट की तरफ, उधर नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। और अगर साउथ पोल को इसकी तरफ मूव करवाते हैं तो इधर कौन सी पोलैरिटी आती है, साउथ पोलैरिटी आती। ठीक है, तो ये लेंज लॉ सिंपल एक्सपेरिमेंट लेंज लॉ ने किए हैं और साथ में लेंज लॉ ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी जो है क्या किया, स्ट्रेंथन किया यहाँ पे भी। जब भी हम किसी मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव करवाते हैं तो इधर नॉर्थ पोलैरिटी आएगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और जब नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मैग्नेट को मूव कराने के लिए कोयल की तरफ हमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा और ये मैकेनिकल वर्क जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ पोल को अवे मूव करवाते हैं तब हमें यहाँ पे रिपल्स अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इधर साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। तो साउथ और नॉर्थ यानी कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। अब हमें अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क, और वो मैकेनिकल वर्क भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है साथ में।